तो दोस्तों इस वीडियो के साथ हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं कंपनसेशन क्राइटेरिया। बेसिकली जो वेलफेयर है, किसी भी इकोनॉमी में होने वाला जो सोशल वेलफेयर है वो हुआ है या नहीं हुआ है, इसको मापने के लिए पेरेटो वेलफेयर क्राइटेरिया है। पेरेटो वेलफेयर क्राइटेरिया की लिमिटेशन की वजह से हिक्स और काल्डोर ने कंपनसेशन क्राइटेरिया बनाया, और हिक्स एंड काल्डोर के क्राइटेरिया में एक फ्लॉज था, उसकी वजह से साइटोवेस्की ने एक अपना डबल क्राइटेरिया ऑफ कंपनसेशन क्राइटेरिया में डबल कंडीशन जोड़ी। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में हम दोस्तों आपसे डिटेल में वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये वीडियो तो मैं इग्नो के बच्चों के हिसाब से बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो यूजीसी नेट में, पीजीटी इकोनॉमिक्स में, तमाम जगह यूज़फुल है। तो जहाँ जहाँ इसका यूज़ होगा वहाँ पर हम इसी वीडियो को ऐड करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेरेटो क्राइटेरिया ऑफ सोशल वेलफेयर क्या होता है। देखिए, एक किसी भी कंट्री में सोशल वेलफेयर होना चाहिए, सब जानते हैं सोशल वेलफेयर होना चाहिए। हम ये भी समझ चुके हैं कि इंडिविजुअल वेलफेयर को जोड़कर ही सोशल वेलफेयर निकलता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे पता करें कि क्या किसी कंट्री में या किसी इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर हुआ भी है या नहीं हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो पेरेटो ने एक क्राइटेरिया प्रेजेंट किया जिसको हम पेरेटो क्राइटेरिया के नाम से जानते हैं। अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो हम कहेंगे कि इंप्रूवमेंट हुआ है, सोशल वेलफेयर हुआ है, और क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है तो इसको सोशल वेलफेयर नहीं कहेंगे। मैं आपको डायग्राम के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में समझाने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उनका क्राइटेरिया क्या है। तो उनका क्राइटेरिया ये कहता है कि अ चेंज इज सेड टू बी पेरेटो इंप्रूवमेंट। कब कहलाएगा पेरेटो इंप्रूवमेंट? इफ एटलीस्ट वन पर्सन बिकम बेटर ऑफ एंड नो वन बिकम वर्स ऑफ ड्यू टू चेंज। यानी कि अगर कोई चेंज होता है जिसमें बिना किसी एक को नुकसान पहुंचाए अगर किसी दूसरे व्यक्ति की कंडीशन में सुधार होता है तो इसको पेरेटो इंप्रूवमेंट या सोशल वेलफेयर में इंप्रूवमेंट कहा जाएगा। मैं आपको यही लाइन को बाद में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूं कि मान लीजिए ए बी सी डी 4 फ्रेंड हैं और चारों ने एक पिज्ज़ा मंगवाया और इस पिज्ज़े को 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 यूज़ कर लिया। इस तरीके से पूरा का पूरा पिज्ज़ा जो है वो 4 लोगों में डिवाइड हो गया। तो पेरेटो कह रहा है कि अगर आप एक का हिस्सा लेकर दूसरे को दे रहे हो तो ये वेलफेयर नहीं कहलाएगा। वेलफेयर तभी कहलाएगा जब इस तीनों के हिस्से में कोई चेंज ना हो। मतलब ये सेम रहे, ये सेम रहे, ये सेम रहे, और किसी और तरीके से इसके पास 1/4 और आ जाए, यानी कि कोई और दे दे। भाई हो सकता है ना एक और पिज्जा आ जाए उसमें से 1/4 इसको मिल जाए। तो इस तरीके की चीज़ों को इंप्रूवमेंट कहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ पेरेटो ऑप्टिमम का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए इसके पास में 100 यूटिल्स हैं, इसके पास 200 यूटिल्स हैं, इसके पास 300 यूटिल हैं, इसके पास 50 यूटिल्स हैं। तो टोटल मिलाकर जो यूटिल्स होंगे सोसाइटी में वो 200, 300, 650 हैं। तो वो कहता है कि पेरेटो ऑप्टिमिटी तब कहलाएगी या पेरेटो इंप्रूवमेंट तब कहलाएगा जब इसमें इंप्रूवमेंट हो जाए, यानी कि ये 50 से 100 हो जाए, लेकिन इसका 100 का 100 बना रहे, इसका 200 का 200 बना रहे, इसका 300 का 300 बना रहे, यानी कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। मतलब ये क्राइटेरिया की पहली कंडीशन ये है कि किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए लेकिन किसी और को फायदा हो जाना चाहिए। यानी कि चेंज इज सेड टू बी पेरेटो इंप्रूवमेंट कब कहलाएगा? इफ एटलीस्ट वन पर्सन बिकम बेटर ऑफ, कम से कम एक व्यक्ति को क्या हुआ हो, बेटर हुआ हो, एंड नो वन बिकम वर्स ऑफ। 2 बातें इसमें याद रखनी है, कम से कम एक व्यक्ति बेटर ऑफ हुआ हो लेकिन कोई भी व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ हो, तभी उसको पेरेटो इंप्रूवमेंट कहा जाएगा। इस कंडीशन के कुछ फीचर्स हैं वो आप याद रखिएगा। सबसे पहला फीचर तो ये है कि दिस प्रिंसिपल अवॉइड वैल्यू जजमेंट, यानी किसी भी तरीके का सजेशन आपको ये नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं बताता कि क्या होना चाहिए, किसका इंप्रूवमेंट होना है। वो ये नहीं कहता कि डी को मिलना चाहिए, अगर डी सेम रहे लेकिन सी बढ़ जाए तो भी इसको पेरेटो इंप्रूवमेंट कहेंगे। मतलब ये आपको किसी भी तरीके का वैल्यू सजेशन या वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड कराने का काम नहीं करता है। इसके अलावा इट डज नॉट रिक्वायर्ड एडिंग अप यूटिलिटी और कंपेयरिंग डिफरेंट पीपल्स हैप्पीनेस लेवल, यानी कि इसके अंदर आपको ए और बी का कंपैरिजन, बी सी का कंपैरिजन, सी डी का कंपैरिजन, यानी किसी भी कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बिना किसी के कंपैरिजन के ही अगर एक का सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, एक की यूटिलिटी बढ़ रही है लेकिन बाकी की यूटिलिटी किसी की कम नहीं हुई, तो इसको पेरेटो इंप्रूवमेंट कहा जाएगा।
इट ओनली आस्क वेदर समवन कैन हेल्प विदाउट हर्टिंग एनीवन एल्स, यानी कि किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, इसको आपको याद रखना है। और इसको समझाने के लिए हम एजवर्थ बॉक्स का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको एजवर्थ बॉक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा और एक पीपीसी के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगा कि पेरेटो ऑप्टिमम कब कहलाएगा। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे पहले जब हमने आपको वीडियो बनाई थी तो उसमें आपको एजवर्थ बॉक्स बताया था। यहाँ पे हम एजवर्थ बॉक्स दोबारा बना रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ हम बेस ले रहे हैं ए का, यूटिलिटी का। ये इंडिफरेंस कर्व है IC1, मैं 2 ही बनाऊंगा जिससे कि कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो। ये मान लीजिए IC1 है और ये IC2 है, ठीक है जी। इसी तरीके से हम B ले लेते हैं, ये टच कर रहा है इसको, और यहाँ टच कर रहा है। नाम दे देते हैं दोस्तों, इसको नाम दे देते हैं A, इसको B और इसको C, और इनको जोड़ के जो कर्व बनेगा उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना तो आपको पिछली वीडियो से भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो C है वो किससे मिलके बना है। C जो है वो मिलके बना है, देखिए किससे, एक तो है हमारा ICB से, B0 से, और एक है ICB1 से। ये है हमारा मान लीजिए ICA0 और ICA1। तो ये B किससे मिलके बना है, देखिए ये C मिलके बना है ICB0 से, और ये मिलके बना है ICA0 से। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम C से B पर आ जाएं, C से B पर आ जाए तो B किससे मिलके बना है, B मिलके बना है ICB0 और ICA1। यानी कि इस स्थिति में A जो है वो इंप्रूव हुआ है, लेकिन B के में किसी भी तरीके से हानि नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप C पर काम कर रहे हो और C से B पर आ जाते हो तो ये एक तरीके का पेरेटो इंप्रूवमेंट कहलाएगा। इसी तरीके से C से अगर हम A पे चले जाएं, C कॉम्बिनेशन से A कॉम्बिनेशन पे चले जाएं, इस C पॉइंट से आप A पर आ जाते हो। तो A किससे मिलके बना है, A मिलके बना है ICB1 से और ICA0 से। इसका मतलब है कि इस स्थिति में A की कंडीशन पहले के बराबर बनी रही है, जबकि B की कंडीशन इंप्रूव हुई है। एजवर्थ बॉक्स से यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कब ड्रॉ करते हैं, तो देखिए किस तरीके से कर्व ड्रॉ होगा वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। हाँ, यहाँ से हमने क्या किया, कर्व बना लिए थे। देखिए ये मैं हटा के आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ कर देता हूँ। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है ना A और B, ये हमारे एलोकेटिव एफिशिएंसी को दिखा रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास में A यहाँ पर होगा, B यहाँ पर होगा, और जो C है वो यहाँ पर है। ये हमारी A की यूटिलिटी है और ये B की यूटिलिटी है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम C पर हैं और C से B पर आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि C से B पर आने का मतलब है कि हमारा जो A है उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो गया और जो B है उसका सेटिस्फेक्शन सेम रहा। यानी कि C से अगर हम B पर आते हैं तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि A की सेटिस्फेक्शन बढ़ गया, जबकि B का सेटिस्फेक्शन पहले के बराबर सेम रहा। इसी तरीके से अगर हम B से A पर आते हैं तो इसका मतलब है इस केस में A की यूटिलिटी बढ़ी जबकि B का सेम है। इस केस में जब हम A पर आ गए तो इसका मतलब है कि जो B पर्सन है उसकी यूटिलिटी को इंप्रूवमेंट हुआ है, जबकि A के में किसी भी तरीके से चेंज नहीं आया। और अगर हम बीच में आ जाते हैं तो दोनों के सेटिस्फेक्शन को ही बढ़ने को देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके से ये एक रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक जो पेरेटो इंप्रूवमेंट को दिखाता है। लेकिन यहाँ से बाद क्या इंप्रूवमेंट होगा और इसके बाद इंप्रूवमेंट होगा, इसके बारे में पेरेटो कहीं पे भी कोई बात नहीं कहते। यानी कि पेरेटो कहते हैं कि पेरेटो इंप्रूवमेंट या सोशल वेलफेयर तब कहलाएगा जब A का सेटिस्फेक्शन बढ़े, B सेम रहे, B का बढ़े, A सेम रहे, या दोनों का बढ़े। लेकिन वो ये नहीं बताता कि अगर एक का बढ़ता है तो क्या दूसरा व्यक्ति उसको कंपनसेट कर सकता है कि नहीं कर सकता।
इसी बात पर इसकी आलोचना की गई और हिक्स काल्डोर के द्वारा कंपनसेशन क्राइटेरिया डेवलप किया गया, जिसमें बताया गया कि अगर गेन करने वाला इस हालत में हो कि वो लॉस होने वाले की भरपाई कर सके, या लॉस करने वाला इस स्थिति में हो कि जो गेन किया उसको कंपनसेट ना कर सके, तो इसको हम कहेंगे वेलफेयर। उसके बारे में दोस्तों हम अगली वीडियो में आपको आगे कंटिन्यू वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं वो आप समझ लीजिए कि इस थ्योरी में हमने माना है कि ईच इंडिविजुअल हैज एन ऑर्डिनल यूटिलिटी फंक्शन एंड डिफाइंड एंडोमेंट, यानी कि सबको पता है कि उसकी यूटिलिटी कितनी है, कर्मवाचक है, गणना में नहीं कर सकते। प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी आर गिवन एंड कांस्टेंट, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी हम प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी है वो गिवन और कांस्टेंट है। गुड्स आर परफेक्टली डिविजिबल, ये भी हमने अज्यूम किया है कि गुड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज कॉस्ट एट गिवन आउटपुट, मतलब सबसे हम ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। इंडिविजुअल एम टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, यानी कि हर व्यक्ति अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है। और एवरी इंडिविजुअल कंज्यूमर सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोस्तों मैं एक बार आपको डेफिनेशन पे दोबारा वापस ले लेता हूं कि अ चेंज इज सेड टू बी पेरेटो इंप्रूवमेंट इफ वन पर्सन बिकम बेटर ऑफ विदाउट नो वन बिकम वर्स ऑफ, यानी कि किसी एक के पूरी सोसाइटी में अगर एक व्यक्ति भी इंप्रूव होता है जबकि बाकी में किसी का भी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता, तो ऐसा चेंज पेरेटो इंप्रूवमेंट कहलाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पेरेटो इंप्रूवमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम डिस्कस आपसे करने वाले हैं हिक्स काल्डोर कंपनसेशन क्राइटेरिया के बारे में। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं हिक्स काल्डोर कंपनसेशन क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों काल्डोर हिक्स का जो कंपनसेशन क्राइटेरिया है वो एक तरीके से पेरेटो वेलफेयर क्राइटेरिया का एक सुधार है, और उसके अंदर जो इंप्रूवमेंट हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस आपसे करने वाले हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि काल्डोर हिक्स क्राइटेरिया इज एक्सटेंशन ऑफ पेरेटो एफिशिएंसी इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स व्हाइल द पेरेटो क्राइटेरिया रिक्वायर्ड नो वन मेड ऑफ वर्स ऑफ, यानी कि किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए पेरेटो क्राइटेरिया में, जबकि काल्डोर हिक्स क्राइटेरिया जो है वो कंपनसेशन की बात करता है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद जो लिखा हुआ है वो हम एक बार पढ़ लेंगे। आप पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए कि कंसेप्ट आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम पेरेटो की बात करें तो पेरेटो ने क्या कहा, पहले आप वो समझ लीजिए कि पेरेटो ने कहा कि देखिए दो लोगों की यूटिलिटी, एक एज यूटिलिटी है और एक बी की यूटिलिटी है। अगर आप ए पर हो और ए से अगर आप बी पे चले जाते हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चले जाते हो, तो इससे ए की यूटिलिटी बढ़ेगी जबकि बी की यूटिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप ए से बी पर सी पर आ जाते हो तो बी की यूटिलिटी बढ़ेगी, और इस पर आ जाते हो तो इसका मतलब है कि दोनों की यूटिलिटी बढ़ेगी। लेकिन इसमें हम ये मानते हैं कि किसी का भी नो वन गेटिंग लॉस, किसी को भी लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि इस स्थिति में अगर होगा तो फायदा होगा, लॉस किसी को नहीं होगा। यानी कि इन्होंने किसी भी तरीके के ट्रेड ऑफ की बात नहीं की, जबकि काल्डोर हिक्स का कंपनसेशन क्राइटेरिया वो कहता है कि ट्रेड ऑफ की बात उन्होंने की। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए ए व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं और बी व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। ये यूटिलिटी की बात हम कर रहे हैं, यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, यूटिलिटी की। अब मान लीजिए कि ए की यूटिलिटी का लॉस हुआ है 20 का, यानी कोई चेंज की वजह से इसकी यूटिलिटी रह गई 80 और इसकी यूटिलिटी हो गई 110, तो इसका मतलब या 130 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में बी इसे कंपनसेशन कर सकता है, उसके बाद भी अगर मान लीजिए ये 20 इसको दे देता है, 80 प्लस 20, उसके बाद भी इसके पास में पहले से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहेगा जो कि 110 के बराबर रहेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इसके पास 100 यूटिलिटी थी, इसके पास 100 यूटिलिटी थी, इसको लॉस हुआ है 20 का और इसको गेन हुआ है 30 का। लेकिन इस स्थिति में जिसको गेन हुआ है उसके पास इतनी काबिलियत है कि वो लॉस होने वाले को कंपनसेट कर सके। तो इस तरीके का जो चेंज है वो डेफिनेटली इकोनॉमिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर कहलाएगा। यही बात यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ पॉलिसी चेंज इंक्रीज सोशल वेलफेयर इफ, कब कहलाएगा सोशल वेलफेयर, इफ दोज हु गेन फ्रॉम
चेंज कुड कंपनसेट दोज हु लॉस एंड स्टिल बी बेटर ऑफ, यानी कि जिनको फायदा हुआ है वो इस उनके पास इतनी काबिलियत है, इतना उनके फायदा हुआ है कि वो जिस मर्जी का जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट कर सकते हैं, और उससे कंपनसेट करने के बावजूद भी उनकी जो पोजीशन रहती है वो पहले से बेटर रहती है। इस तरीके का जो चेंज कहलाएगा वो कहलाएगा आपका सोशल वेलफेयर चेंज। एंड स्टिल बी अ बेटर ऑफ, यानी कि उसके बावजूद भी वो एक बेटर कंडीशन में रहेंगे। इट डज नॉट रिक्वायर एक्चुअल कंपनसेशन ओनली पोटेंशियल फॉर इट, यानी कि इसके लिए किसी भी तरीके के एक्चुअल कंपनसेशन की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए एक सड़क है, मान लीजिए सड़क है और सड़क पर ये मकान है, बहुत सारे मकान बने हुए हैं, इस पे बहुत सारे मकान बने हुए हैं। मान लीजिए सड़क के दोनों तरफ मकान बने हुए हैं। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, इसको तोड़ना है, इसको रोड को डबल करना है, तो डेफिनेटली ये जो मकान है ये टूटेंगे, यानी कि इस स्थिति में ये मकान टूटेंगे, जिसकी वजह से 1000 लोगों को नुकसान होगा, लॉस होगा। लेकिन अगर फायदा 1 लाख लोगों को हो रहा है, गेन हो रहा है, लेकिन इतना फायदा हो, अब ये गेन करने वाला लॉस करने वाले को एक्चुअल कंपनसेट नहीं करेगा, लेकिन इस स्थिति में गेन करने वालों की जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ी है, वो मान लीजिए बढ़ी है 1000, जबकि लॉस करने वाले की यूटिलिटी जो घटी है वो घटी है मान लीजिए केवल 500। तो इसका मतलब है इस कंडीशन में जो लॉस हुआ है वो 500 यूटिलिटी का हुआ है, जबकि गेन 1000 यूटिलिटी का हुआ है। इसलिए इस तरीके का कंपनसेशन करना सोशली डिजायरेबल है। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि एक्चुअल में कंपनसेशन नहीं किया जाता, लेकिन अगर कंपनसेशन कर दिया जाए तो जिसको फायदा हुआ है, अगर वो इस पोजीशन में है कि जिसको लॉस हुआ है उसको फुलफिलमेंट कर सके, तो इस तरीके का जो चेंज है वो सोशल वेलफेयर कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल पॉलिसी चेंज इंक्रीज सोशल वेलफेयर इफ दोज हु गेन फ्रॉम दी change could compensate those who lost and still be a better off, यानी कि जिनको नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर सके, उसके बावजूद भी वो एक बेटर पोजीशन में है। तो इस तरीके का जो चेंज है वो सोशल वेलफेयर कहलाएगा। इट डज नॉट रिक्वायर एक्चुअल चेंज, इसके लिए किसी एक्चुअल चेंज की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें केवल और केवल एक तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल कंपनसेशन करने की जरूरत नहीं है। The idea was separately introduced by Kaldor and Hicks, यानी कि हिक्स और काल्डोर ने हालांकि एक ही साल में किया था, लेकिन अलग अलग क्राइटेरिया किया था। Hence they are referred to the, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, काल्डोर हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया के नाम से जानते हैं। यानी कि काल्डोर हिक्स का कंपनसेशन क्राइटेरिया में जो मूल है, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि गेन ज्यादा हुआ है, लॉस कम हुआ है, जिसकी वजह से गेन करने वाला लॉस करने वाले को कंपनसेट कर सकता है। काल्डोर की जो डेफिनेशन है वो गेन पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जो हिक्स की डेफिनेशन है वो लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन दोनों का कंक्लूजन बिल्कुल सेम रहेगा। मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी आगे समझाऊंगा। अ चेंज विल लीड टू बी इंक्रीज social welfare if those who gain from the change could compensate those who lost and still be a better off, यानी कि काल्डोर का कहना था कि अगर कोई चेंज सोशल वेलफेयर तब कहलाएगा जब लॉस होने वाले को कंपनसेट कर सकता है गेन करने वाला। यानी कि किसी भी चेंज की वजह से जिसको फायदा हुआ है, उसको इतना फायदा हुआ है कि वो लॉस होने वाले को कंपनसेट कर सकता है, उसके बावजूद भी उसकी जो पोजीशन है वो पहले से ज्यादा बेटर बनी रहेगी। जबकि हिक्स कहता है कि चेंज शुड बी कंसीडर टू इंप्रूवमेंट इफ लूजर कैन नॉट ब्रीड दी गेनर टू प्रिवेंट दी चेंज, यानी कि लॉस करने वाला इस स्थिति में नहीं है कि गेन करने वाले को कंपनसेट कर सके। यानी कि जिसका नुकसान हुआ है वो 500 का हुआ है, लॉस जिसको फायदा हुआ है वो 1000 का हुआ है। तो इस स्थिति में जिसको लॉस हुआ है वो गेन करने वाले को कंपनसेट नहीं कर सकता कि पुरानी कंडीशन में वापस आ जाए। यानी कि पुरानी कंडीशन में वापस आने के लिए उसको 1000 का पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उसको नुकसान हुआ है केवल 500 रुपए का या यूटिलिटी का। तो इस कंडीशन में जो लूजर है वो कंपनसेट नहीं कर सकता गेनर को, लेकिन गेनर जो है वो कंपनसेट कर सकता है लूजर को। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों का अप्रोच जो है वो बेसिक यही है कि जिसमें हम आपको बात करेंगे। देखिए डायग्राम में आपको समझाने से पहले कुछ बेसिक अजम्पशन से आप याद रखिएगा। ईच इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन इंडिपेंडेंट, यानी कि हर इंडिविजुअल का सेटिस्फेक्शन इंडिपेंडेंट है, सो दैट ही इज द बेस्ट जज ऑफ देयर वेलफेयर। तो वो अपने बारे में सबसे बेटर तरीके से जान सकता है, किसी और की जरूरत उसको नहीं है। इसके अलावा देयर इज अ एब्सेंट
ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, यानी कि किसी भी तरीके का बाहर से स्पिल ओवर इफेक्ट या किसी और तरीके का इफेक्ट अंदर नहीं आ रहा है। द टेस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल रिमेन कांस्टेंट। इसके अलावा इट इज पॉसिबल टू सेपरेट द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा इट एज्यूम दैट यूटिलिटी मेजर इन ऑर्डिनल, यानी कि नंबर में नहीं मेजर कर सकते, केवल अंकों में हालांकि मैंने आपको एग्जांपल अंकों का दिया है, लेकिन ये अप्रोच मानती है कि आप केवल रैंक कर सकते हो, उसको मेजर नहीं कर सकते हो। इंटरपर्सनल कंपैरिजन आर इम्पॉसिबल, यानी कि एक का दूसरे से कंपैरिजन करना इम्पॉसिबल है। तो ये दोस्तों मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू समझाने को प्रयास करूंगा। देखिए डायग्राम बहुत सिंपल है, अगर आप कंसेप्ट को अच्छी तरीके से पकड़ लें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। अब आप डायग्राम को समझिए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एज यूटिलिटी और यहाँ पे हम लिख रहे हैं बीज यूटिलिटी, और ये हमारा एक कर्व है जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे आप यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व कह सकते हैं, जिसको कि हम नाम दे देते हैं LM। इस पर एक पॉइंट है, मान लीजिए A, E या D मान लीजिए। तो दोस्तों अगर हम D से A पर आते हैं तो ये वेलफेयर कहलाएगा, क्योंकि इससे A की यूटिलिटी बढ़ रही है, जबकि B की सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। अगर हम D से आते हैं B पर तो भी ये वेलफेयर कहलाएगा, क्योंकि A की यूटिलिटी जो है वो पहले इससे ज़्यादा हो चुकी है, जबकि B की यूटिलिटी पहले से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि A की यूटिलिटी पहले के बराबर ही है। और अगर हम बीच में आ जाते हैं तो भी ये सेटिस्फेक्शन कहलाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में दोनों ही की कंडीशन पहले से अच्छी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों आगे हमें ये समझना है कि जो पेरेटो है वो ये नहीं बताता कि क्या हम अगर ए बी सी इसे सी बोल देते हैं, अगर हम ई पर आते हैं तो क्या ये वेलफेयर है, यानी कि ई कहीं पे भी, मतलब जो पेरेटो का क्राइटेरिया है वो ये नहीं बताता कि ई क्या वेलफेयर है कि नहीं है। इसको बताने का काम काल्डोर और हिक्स की अप्रोच करती है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई पॉलिसी चेंज हुआ, पॉलिसी मतलब चेंज का मतलब है गवर्नमेंट ने किसी तरीके का कोई पॉलिसी इनिशिएटिव लिया और हमारा जो इस तरीके के कर पर आ गए, हम इस तरीके के कर पे, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ई जो है वो वेलफेयर को लेकर आता है कि नहीं लेकर आता। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों कि एक कर्व जितने भी, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं, इसके ऊपर जो पॉइंट होंगे वो सब इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे, यानी कि बी और सी और ए और ई सभी के सभी बराबर हैं। सभी के सभी बराबर इसलिए हैं क्योंकि इस स्थिति में ये एक ही इंडिफरेंस कर्व LM के ऊपर है। तो अगर मान लीजिए D से C पे जाना, D से D to C, अगर इंप्रूवमेंट है, अगर इंप्रूवमेंट है, D से C पे जाना इंप्रूवमेंट है, तो C और E बराबर होने की वजह से E जो है वो सोशल वेलफेयर को मतलब एक तरीके से इंप्रूवमेंट कहलाएगा। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आपको मैं एक बार और समझा देता हूं अगर आपके मन में कोई डाउट है तो, कि हम ये पढ़ रहे हैं कि ये हमारा एक इंडिफरेंस कर्व है और ये हमारा एक इंडिफरेंस कर्व है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हम यहां पर हैं, हम A पर हैं, या मान लीजिए हम D पर है, तो D से B पे जाना इंप्रूवमेंट है, D से C पे जाना इंप्रूवमेंट है, D से A पे जाना इंप्रूवमेंट है, तो इस E को भी हम इंप्रूवमेंट ही कहेंगे। यानी कि हालांकि ये बाहर है लेकिन ये भी इंप्रूवमेंट कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यही बात देखिए दोस्तों डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पे, कि यहाँ पे, हाँ एक मिनट, यहाँ पे अगर हम यहाँ से इस पॉइंट पर आ जाते हैं T पर, तो क्योंकि हम जो हमारा R और T है वो बराबर है, इसलिए अगर Q से R पे जाना इंप्रूवमेंट है
तो Q से R पे जाना अगर इंप्रूवमेंट है तो Q से T पे जाना भी इंप्रूवमेंट ही होगा। यानी कि अगर Q से G पे जाना इंप्रूवमेंट है तो क्योंकि G और T एक ही इंडिफरेंस कर्व पर हैं इसलिए Q से T पे जाना भी इंप्रूवमेंट होगा। यानी कि इस स्थिति में बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर गेनर को ज्यादा फायदा होता है, लूजर को कम नुकसान होता है, तो इस तरीके का जो वेलफेयर है, इस तरीके का जो क्राइटेरिया है, ये सोशल वेलफेयर कहलाएगा। यानी कि अगर कोई पॉलिसी चेंज इस तरीके का होता है कि वो ऊंचे इंडिफरेंस कर्व की जगह, मतलब इंडिफरेंस कर्व के किसी और पॉइंट पर आ जाता है जो कि पेरेटो एरिया से बाहर है, तो उस स्थिति में भी वो इंप्रूवमेंट का काम करेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन इसके लिए भी एक तरीके से साटोवेस्की ने इसकी भी आलोचना की, इसको भी एक तरीके से खराब बताया। उसके बारे में दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम इस वीडियो में बात करते हैं साटोवेस्की डबल क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर। तो हिक्स और काल्डोर का जो क्राइटेरिया अभी हमने पढ़ा वो बताता है कि एक पॉलिसी चेंज इज इंप्रूवमेंट इफ सोशल वेलफेयर, शुरू से बोलेंगे। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं साटोवेस्की डबल क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर के बारे में। तो मैं आपको क्राइटेरिया समझा देता हूं, तो उसके बाद जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेटो की। पेरेटो क्या बोलता है, एक बार आप पेरेटो को समझो। पेरेटो कहता है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है। यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व हम बोल दिए। यहां पे हम लिख देते हैं ए की यूटिलिटी और यहां हमने लिख दिया बी की यूटिलिटी। तो पेरेटो कहता है, पेरेटो के हिसाब से अगर आप ई पर हो या डी पर हो, डी से अगर आप ए पर आ गए तो इंप्रूवमेंट है, डी से अगर बी पे चले गए तो इंप्रूवमेंट है, डी से अगर बी पर आ गए तो इंप्रूवमेंट है, सी पर आ गए तो इंप्रूवमेंट है। लेकिन ई पर आए तो इंप्रूवमेंट है या नहीं है ये नहीं बताता है आपका पेरेटो क्राइटेरिया। यानी कि पेरेटो क्राइटेरिया कहता है कि एक व्यक्ति को फायदा हो लेकिन किसी और को नुकसान ना हो तो वो इंप्रूवमेंट कहलाएगा। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि क्या ई इंप्रूवमेंट है या नहीं है, इसको जानने की कोशिश हम करते हैं। तो इस बार हम ये पता करेंगे क्या ई इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, ये बनाया एक कर्व और इसमें हमने क्या किया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। इसको भी हम यूपीसी बोल देते हैं, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। इसको नाम दे देते हैं एलएम। ए से बी पे जाना इंप्रूवमेंट है, ए से सी पे जाना इंप्रूवमेंट है, ए से डी पे जाना इंप्रूवमेंट है। तो ई पे इंप्रूवमेंट है कि नहीं है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो वो ये कहता है कि क्योंकि ए से डी पे जाना इंप्रूवमेंट है तो ए से ई पर अगर आप जाते हो तो ए और ई, सॉरी डी और ई क्योंकि बराबर बराबर है, डी से ई पे जाना भी इंप्रूवमेंट कहलाएगा क्योंकि डी और ई बराबर बराबर है। इसलिए अगर आप ए से ई पे जाते हो तो ये भी एक तरीके का इंप्रूवमेंट ही होगा। बेसिकली कंसेप्ट ये कहने की कोशिश कर रहा है। यानी कि उनका मानना था कि अगर आप ई पर चले जाते हो तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस स्थिति में अगर आप डी से ई पे जाते हो तो इस स्थिति में ए को यूटिलिटी का फायदा होगा। यहाँ पे मैं यू ए लिख देता हूँ या मैं यू बी लिख देता हूँ, और बी को नुकसान होगा, यू बी को नुकसान होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि फायदा जो हुआ है ए को कहीं ज्यादा हुआ है और नुकसान जो बी को हुआ है वो काफी कम हुआ है। इसका मतलब इस तरीके का भी चेंज सोशली डिजायरेबल है, सोशली चेंज कहने मतलब एक तरीके से पॉसिबल है। लेकिन इसको एक तरीके से ये पैराडॉक्स है, इसके अंदर एक पैराडॉक्स है जिसका सबसे पहला विचार साटोवेस्की ने दिया। इसके अंदर एक कमी है जिसको साटोवेस्की ने पकड़ा और उसको उन्होंने एक तरीके से पैराडॉक्स कहा, जिसको कंपनसेशन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद उन्होंने डबल क्राइटेरिया दिया, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो पहले प्रॉब्लम क्या है इस पूरी की पूरी थ्योरी में, आप एक बार वो समझ लीजिए। देखिए, जैसे हम डायग्राम के थ्रू ही समझेंगे बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ये एक पीपीसी है जिसको हमने नाम दे दिया है एलएम।
और ये एक और पीपीसी है जिसको हमने नाम दे दिया है HZ, कुछ भी नाम दीजिए, नाम में क्या रखा है। अब इस पे कुछ पॉइंट हमने ले लिए, मान लीजिए ये हमने पॉइंट ले लिया A और ये पॉइंट ले लिया हमने B, या ये ले लिया हमने C, या ये ले लिया D, आप कुछ भी ले लीजिए। तो इसके हिसाब से अगर आप A से B पे जाते हो या A से C पे जाते हो या A से D पे जाते हो तो इम्प्रूवमेंट कहलाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात क्लियर होगी। और मान लीजिए ये E है, इसका मतलब ये हुआ कि A से E पे जाना भी इम्प्रूवमेंट है। भाई यही तो हमने पिछली बार भी समझा था, यही तो हमने पिछली बार भी समझा था कि अगर आप A से E पर आते हो तो ये इम्प्रूवमेंट है। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि A से E पे आना भी इम्प्रूवमेंट कहलाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आप E पर हो, E से सॉरी ये तो हमें ये वाला, हाँ E से आप जाते हो N पर या Y पर या V पर, तो ये भी एक तरीके का इम्प्रूवमेंट है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, केवल एक एक ही पॉइंट ले लेते हैं, एक एक ही पॉइंट ले लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में अगर आप A से E पे A से D पे जाते हो तो इम्प्रूवमेंट है, और E से Y पे जाते हो तो भी इम्प्रूवमेंट कहलाएगा। यानी कि मेरा कहने का दोस्तों मतलब ये हुआ कि अगर आप A से E पे जाते हो, A से E पे जाते हो तो A से E पर जाना इम्प्रूवमेंट है क्योंकि A और D बराबर बराबर है। इसी तरीके से E से F पे जाना इम्प्रूवमेंट है, लेकिन F और A बराबर बराबर है, F नहीं, Y और A बराबर बराबर है। इसका मतलब देखो समझो कि अगर आप A से D पे जाते हो तो इम्प्रूवमेंट है क्योंकि A D से बड़ा है और D E से बराबर है, तो इसका मतलब है कि A से E पे जाना इम्प्रूवमेंट है। A से E, A to E इज इम्प्रूवमेंट। लेकिन वहीं आप देखिए E से F Y पे जाना इम्प्रूवमेंट है और Y A बराबर है, यानी कि अगर E से A पे चले जाते हो तो भी इम्प्रूवमेंट है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपने क्या किया, एक रोड, मान लीजिए रोड है, मकानों को तोड़कर आपने रोड बनाया तो ये इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अगर आप मकान और रोड को तोड़कर फिर से मकान बना दो तो ये भी इम्प्रूवमेंट है। इसका मतलब एक तरीके से इसके अंदर एक फॉल्स है, एक कमी है, क्योंकि इस स्थिति में E जो है E से अगर हम A पे जाते हैं तो ये भी एक तरीके का इम्प्रूवमेंट कहलाएगा, और A से अगर हम E पे आते हैं तो ये भी एक तरीके का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके का जो इम्प्रूवमेंट है इसके अंदर सबसे बड़ा फॉल्स यही है कि इसके अंदर आप, क्योंकि एक्चुअल कंपनसेशन नहीं होता इसके अंदर, मतलब एक तरीके का ये गलती है, एक फॉल्स है जिसको साइटोवस्की ने पकड़ा। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू काल्डो-रिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल, अ पॉलिसी चेंज इज इम्प्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर इफ गेनर्स कैन कंपनसेट द लूजर्स एंड लूजर कैन नॉट प्रेस द गेनर टू प्रिवेंट द चेंज। यानी कि कब कहलाएगा, जब गेनर कैन कंपनसेट द लूजर्स एंड लूजर कैन नॉट ब्रिज द गेनर्स टू प्रिवेंट द चेंज। यानी कि गेनर लूजर को कंपनसेट कर सकता है, लेकिन जो गेनर है, सॉरी दोबारा बोल देता हूं मैं, कि लूजर जो है, गेनर जो है वो लूजर को कंपनसेट कर सकता है, लेकिन जो लूजर है वो गेनर को ब्राइब देकर दोबारा से वहां पे वापस नहीं आ सकता, ब्राइब देकर दोबारा से वापस नहीं आ सकता। बट दिस प्रिंसिपल हैज मेजर फ्लो। इसके अंदर क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन निकालता है, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों, सारी की सारी बातें वही है, एक बार आप चाहे तो दोबारा पढ़ लीजिएगा। दिस इशू वाई आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व बाय साइटोवस्की। तो किस तरीके से उन्होंने इसको सॉल्यूशन दिया उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उन्होंने इसके लिए यूज किया डबल क्राइटेरिया। डबल क्राइटेरिया क्या है, पहले आप क्राइटेरिया पढ़ लीजिए फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए पहला क्राइटेरिया उन्होंने कहा कि द गेनर फ्रॉम कैन कंपनसेट लूजर फ्रॉम बी, यानी कि ए जो गेनर है वो बी लूजर को कंपनसेट कर सकता है, और उसके बाद भी गेनर जो है वो अच्छी पोजीशन में रहे, यानी कि उन्होंने काल्डोर क्राइटेरिया को यूज किया। लेकिन लूजर जो है वो गेनर को ब्राइब देकर पुरानी कंडीशन वापस नहीं आ सकता। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि लूजर जो है
वो ऐसा ना हो कि वो गेनर की कंडीशन में दोबारा वापस आ जाए। मतलब अगर कोई एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन पे आप जाते हो, ए से दूसरी बी पे जाते हो, तो ऐसा ना हो कि बी से आप ए पर आ सको, ऐसा होना ही पॉसिबल नहीं है। इसके लिए उन्होंने इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व बनाया, यानी कि अगर इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से जाता है ऊपर की तरफ, तो इस तरीके का जो इंडिफरेंस कर्व नहीं, इसको बोलते हैं यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। तो अगर ऊपर की तरफ यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व जाता है तो इस तरीके का यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व वेलफेयर को लेकर आएगा। यानी कि इन शॉर्ट, मूवमेंट फ्रॉम बी टू ए इज वेलफेयर इंप्रूवमेंट ओनली इफ ए इज प्रेफरेबल टू बी एंड बी इज नॉट प्रेफरेबल टू ए। यानी कि अगर आप एक ऐसी कंडीशन में हो जहां पर बी को प्रेफर किया जाता है ए के मुकाबले, लेकिन ए को प्रेफर नहीं किया जाता बी के मुकाबले, तो इस तरीके का जो चेंज है इंप्रूवमेंट कहलाएगा। यानी कि उन्होंने दोनों क्राइटेरिया को बोला। पहला क्राइटेरिया उन्होंने लिया कि गेनर इस कंडीशन, इस पोजीशन में हो कि वो लूजर को कंपनसेट कर सके, लेकिन लूजर इस कैपेसिटी में ना हो कि गेनर को ब्राइब देकर दोबारा से उसी कंडीशन पे आ सके। तो इनको उन्होंने दोस्तों डबल क्राइटेरिया के नाम से जाना। यानी कि एक क्राइटेरिया ये है कि गेनर को फायदा ज्यादा हो, नुकसान कम हो। दूसरा, नुकसान जो लूजर है वो गेनर की कंडीशन में दोबारा वापस ना आ सके। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों हमारा कंपनसेशन क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से सारे पॉइंट हमको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।